हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। आप सब जानते हैं, आप सांसद चुनते हैं और राज्य में विधायक यानी कि एमएलएज चुनते हैं, परंतु राज्यसभा के लिए तो हम वोट देने नहीं जाते हैं ना। तो वहाँ पर किस तरीके से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और उनको कौन चुनता है और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या है, ये तीनों सवालों के जवाब हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली ये राज्य की सभा है, नाम से ही देखिए, राज्यों की सभा। तो इसमें राज्य से के रिलेटेड ही जो लोग होंगे वो ही इसको चुनेंगे, ये भी देखेंगे। अब हम बेसिकली कुछ देखते हैं कि इसमें के लिए चुनाव में कुछ जो प्रचलित है, अपने आप में एक शब्दावलियाँ हैं इस चुनाव के लिए। वो शब्दावलियाँ क्या हैं? आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति भी बोल सकते हैं इसको। क्या है? पहली आनुपातिक पद्धति या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव भी, क्योंकि हम और आप सीधे तौर पर तो उसमें चुनाव के लिए जाते नहीं है ना वोट देने राज्यसभा के लिए। तो क्या बोलते हैं इसको? अप्रत्यक्ष चुनाव भी बोलते हैं। समानुपातिक यानी कि समानुपातिक प्रणाली, ये कुछ शब्दावलियां हैं, ये राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रयोग में लाई जाते हैं, यानी कि इस प्रक्रिया के तहत ही राज्यसभा के चुनाव होते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या है, ये ही हम देखेंगे इसमें, इसी लेक्चर में। अब इसमें भाग कौन लेता है? बेसिकली मैं और आप भाग नहीं लेते, राज्यसभा के सदस्य नहीं चुनते, तो कौन चुनता है? तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसका नाम क्या है? राज्यसभा। तो ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखिएगा, राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसका नाम ही राज्यसभा है। तो राज्यों के जो एमएलए होते हैं, यानी कि आम भाषा में बोले तो विधायक होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, वो भी निर्वाचित। तो देखिए, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आप सब जानते हैं कि निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जो चुनकर भेजे जाते हैं, यानी कि हमारा और आपका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको हमने वोट देकर भेजा होता है, वहाँ पर वो चुनकर भेजे जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व होते हैं हमारे, वही सदस्य भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए। और देखिए, राज्य की विधानसभा के, किसके? विधानसभा के। और दिल्ली तथा पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि जिसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बेसिकली आप सब जानते हैं कि संसद है, केंद्र स्तर पर कौन है? संसद। संसद के दो सदन हैं। कितने सदन हैं संसद के? केंद्र स्तर पर है संसद, संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा आम लोगों की सभा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैं और आप, हम सब वोट कर सकते हैं और हम चुनाव भी लड़ सकते हैं इसके लिए, यानी कि इसके सदस्य भी बन सकते हैं। इसके लिए हम वोट कर भी सकते हैं और इसके लिए चुनाव लड़ भी सकते हैं, इसलिए इसको आम लोगों का निकाय या आम जनता का निकाय भी बोला जाता है और इसको निम्न सदन भी बोला जाता है बेसिकली। परंतु राज्यसभा को वरिष्ठ लोगों का निकाय भी बोला जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि वरिष्ठ लोगों का निकाय किसको बोलते हैं, लोकसभा को या राज्यसभा को? तो बेसिकली राज्यसभा को वरिष्ठ लोगों का निकाय, क्योंकि जो इसमें चुन के जाते हैं सदस्य, वो अपने क्षेत्र में ही विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं वो, तो इसलिए राज्यसभा को वरिष्ठ लोगों का निकाय भी बोला जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। केंद्र में कौन होती है? संसद। संसद का एक सदन लोकसभा और एक सदन राज्यसभा। इसी तरीके से राज्य में कौन होता है? विधानमंडल। कौन होता है? विधानमंडल। विधानमंडल का एक सदन कौन सा है? विधानसभा, और दूसरा सदन है विधान परिषद। बेसिकली विधानसभा सभी में होगी, विधानसभा सभी राज्यों में है अनिवार्य तौर पर, परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका गठन कैसा होता है, ये हम पॉलिटी वाले सीरीज में देखेंगे। बेसिकली पॉलिटी शुरू करने वाली हूँ, वो भी मेंस लेवल पर, प्राचीन समय से लेके अब तक किस तरीके का सिनेरियो रहा, क्या हुआ, क्या बदलाव हुए और क्या सिमिलैरिटी है, यानी कि क्या एक समान है और क्या बदलाव हुए हैं, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंस लेवल की, यानी कि प्री कम मेंस स्तर की पॉलिटी पढ़ेंगे। तो देखिए, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, और भी हैं केंद्र शासित प्रदेश तो, परंतु दो के ही भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के, याद रखिएगा। और बेसिकली आपका होमवर्क एक
ये है कि आपको ये जाके चेक करना है कि वर्तमान समय में कितने राज्यों में विधान परिषद है। अब देखिए किस आधार पर, यानी कि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31। तो उनका आधार क्या है, किस आधार पर बांटा गया है, तो आधार है राज्य की जनसंख्या। क्या है, किस आधार पर सीटों का आवंटन किया गया राज्यों को, जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। एसटीवी सिस्टम, ये फुल फॉर्म देखिएगा, इस सिस्टम के तहत भी ये राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अब ये सिस्टम क्या है इसी लेक्चर में देखेंगे। एसटीवी सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। कुल विधानसभा सीटों की संख्या, क्या, कुल विधानसभा सीटों की संख्या डिवाइड बाय खाली सीटों की संख्या। कुल विधानसभा सीटों को डिवाइड करना है खाली सीटों से, +1, और जो भागफल होता है उसमें फिर +1 करना है, तब फाइनल आंसर आएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, बेसिकली कितनी हैं, 31 सीटें हैं। परंतु आप ये बात याद रखिएगा कि सभी राज्यों की सभी राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया है राज्यसभा के फर्स्ट लेक्चर में कि प्रत्येक 2 साल पूर्ण होने पर कुछ सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर आप ऑल ओवर देखें तो कार्यकाल कितना होता है इनका, 6 साल का होता है। कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। परंतु 2 साल में सेवानिवृत्त भी होते हैं सदस्य। तो ये फर्स्ट टाइम तो दिक्कत आई थी, आपको क्लियर कर दिया था कि उस दिक्कत को किस तरीके से दूर का है। अब सुचारू रूप से वो प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जब 6 साल किसी भी सदस्य के पूरे होते हैं, कुछ ना कोई सदस्य ऐसे होते हैं, प्रत्येक राज्य से तो नहीं परंतु कुछ राज्य से ऐसे सदस्य होते हैं हर 2 साल में, जो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे होते हैं प्रत्येक 2 साल में, तो वो सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, सभी राज्यों की सभी राज्यसभा की सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर देखते हैं। कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, 404। परंतु कितनी सीटों पर चुनाव होता है, 403। कितने पर होता है, 403 है। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, और अगर आप स्टेट लेवल का बेसिकली देने जाते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अगर आप स्टेट पीसीएस को भी देते हैं तो। बेसिकली जब हम उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे ना अच्छे से, तब देखेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, 403 पर क्यों होते हैं, 404 पर क्यों नहीं होते। ये बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश जब हम पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे। आपको सब पढ़ाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा, और वो भी मेंस स्तर का, यानी कि प्री भी और मेंस भी, दोनों साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि मेंस आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो प्री की भी तैयारी उसी के साथ होती रहेगी। चलिए, और स्टेट वाइज भी बेसिकली जो जितने भी हिंदी पीसीएस हैं उनकी तैयारी भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं टोटल, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में, 31 सीटें हैं। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितने पर चुनाव होता है, 403। तो हमने क्या ली, 403 सीटें ली। अब खाली सीटें कितनी हैं, कितनी सीटों पर चुनाव होना है, 11 सदस्यों का चुनाव होना है, यानी कि 11 सीटें खाली हुई है उत्तर प्रदेश से, तो 11। अब 11 में क्या करेंगे, +1, कितना हो गया ये, 12, यानी कि 403 विधानसभा की कुल सदस्य हैं, डिवाइड बाय खाली सीटों की संख्या। कितनी थी खाली सीटों की संख्या, 11। अब 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे हम 403 को। चलिए कीजिए, एक ये होता है। बेसिकली आप सोच रहे होंगे इस तरीके से क्यों करा है, इसको भी समझाने के कारण मैंने किया है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर शेषफल को नहीं लेते हैं। ये जो हम फाइनल आंसर लेंगे अपना, शेषफल नहीं होता है, ये भागफल। अब यहाँ पे कितना आया है संख्या, 33 आई है। कितनी आई है,
33 हमने डिवाइड करा तो हमारा भागफल कितना आया है 33। हमने 12 से 403 को डिवाइड किया, हमारा भागफल कितना आया 33। अब क्या होगा 33 में हम फिर +1 कर देंगे। अब ये जो फाइनल आंसर आया 34, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये फाइनल आंसर है। यानी कि उत्तर प्रदेश से एक सदस्य को जीतने के लिए 34 मत चाहिए, ठीक है, ये फाइनल वो होता है, ये जो फाइनल नंबर आते हैं इतने वोट चाहिए अगर एक सदस्य को जीतना है उत्तर प्रदेश से। तो देखिए उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा की सीटें हैं, 11 सदस्यों पर चुनाव होना है, यानी कि 11 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। 403 डिवाइड बाय 11, 11 में हम 1 अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा 12, और 12 से हम 403 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33। अब 33 में अगेन हम दोबारा से +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 34। अब ये फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 34 वोट चाहिए। यूपी से राज्यसभा के एक मेंबर को अगर जाना है तो 34 वोट उसे मिलने चाहिए, तब वो जीतेगा, तब एक मेंबर जाएगा। इसी तरीके से बेसिकली सभी सदस्यों को वोट चाहिए, इतने ही। अब हम यहाँ देखते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा से डस्टर नहीं है, लेना ही भूल गई। चलिए मध्य प्रदेश के बारे में, एमपी के बारे में देखते हैं। बेसिकली कितनी सीटें हैं यहाँ से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं 11 सीटें हैं राज्यसभा की एमपी से। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विधानसभा सीट कितनी है, यानी कि कितनी सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की कितनी सीटें ऐसी हैं एमपी में जिन पर चुनाव होता है 230 230, तो 230 यानी कि 230 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 सीटों पर चुनना है ना, 3 सदस्य हैं जिनकी सीटें भरी जानी है, तो 230 डिवाइड बाय 3, 3 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 4, 4 से 230 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 57.5, 57.5, यानी कि 57.5 आएगा। अब 57.5 यानी कि 57.5 में अगर आप +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5, कितना होगा 58.5। अब ये देखिए, ये जो 0.5 है इसको हम पूरा राउंड फिगर में लेते हैं। अब हम इसको 0.5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम फाइनल तौर पर देखेंगे 59, हम राउंड फिगर में लेंगे पूरा 59 लेंगे। यहाँ पर ये नहीं लेंगे कि 58.5, नहीं, पूरा राउंड फिगर लेंगे 59। कितना 59, याद रखिएगा ये बात भी, हम राउंड फिगर में नंबर लेते हैं। पॉइंटों को काउंट, पॉइंट में कुछ भी आ रहा है नहीं, हम पूरा काउंट करेंगे, उसको पूरा 1 काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 58.5 हुआ, हमने काउंट क्या किया 59 काउंट किया। क्या किया 59, याद रखिएगा ये बात। अब देखिए एक सदस्य को वोट चाहिए कितने जीतने के लिए 59 वोट चाहिए, यानी कि 3 सदस्य हैं, 3 में से तीनों को ही 59 59 59 मिलने चाहिए। अगर एक सदस्य भेजना है तो कम से कम उसे 59 वोट मिलने चाहिए और तीनों को ही इतने वोट मिलने चाहिए। अब देखते हैं बीजेपी, तो बेसिकली ये जो हम संख्या निकालते हैं ये निकालते हैं कि इतने वोट तो मिलने चाहिए अगर एक सदस्य को भेजना है तो आपको। देखिए अब हम बात करते हैं बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस, 2 पार्टियां ले लेते हैं, बड़े स्तर पर अभी यही दिखती हैं, तो ये मैंने इसको राजनीति से बिल्कुल मत जोड़िएगा, बस 2 पार्टी कोई बड़ी मेन ध्यान में यही आई तो मैंने लिख लिया है, यही एग्जाम्पल इन्हीं के द्वारा लेते। बीजेपी कितनी सीटें हैं 118 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी की कहाँ पर मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं उसमें 118 सीटें हैं बीजेपी की, जो लोग वोट देंगे 118 सदस्य हैं, वो बीजेपी के 118 मेंबर हैं जो वोट करेंगे। अब 2 सदस्य तो वो आराम से चुन लेंगे, 59 वोट मिल जाएंगे ना, 2 सदस्य आराम से चुन लेंगे वो, परंतु एक सदस्य, कांग्रेस यहाँ एक भी सदस्य को नहीं चुन पाएगी क्योंकि उसकी 56 सीटें हैं। अगर उसको अपना एक सदस्य राज्यसभा के लिए भेजना है तो उसको और वोट चाहिए, 3 वोट और चाहिए, 3 वोट और चाहिए ना, क्योंकि देखिए बीजेपी की 118 सीटें हैं
वो 2 सदस्य आराम से चुन के भेज देगी राज्यसभा के लिए, परंतु एक सदस्य भी, अगर कांग्रेस को अपना एक सदस्य भी भेजना है तो उसको 59 वोट चाहिए। उसके पास तो 56 है, उसको किसी भी तरीके से और वोट लेने पड़ेंगे, 3 वोट और होने चाहिए, तब वो अपना एक सदस्य राज्यसभा में भेज सकती है। बेसिकली अब आप ये देखिए, हो सकता है आप ये सोच लें कि ठीक है और पार्टीज के सदस्यों को खरीद लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब 2003 से देखिए, 2003 से ओपन बैलेट सिस्टम शुरू हो गया है। इससे पहले ये कार्यक्रम बहुत चलता था, खरीद फरोख्त बहुत बड़े स्तर पर चलती थी। हाँ जी, हम आपके सदस्यों को वोट देंगे, इतना ये दे दीजिए, बहुत बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त चलती थी। इस ही फीताशाही से बचने के लिए ये ओपन बैलेट सिस्टम शुरू किया गया है, वरना आराम से ले लेते 3 मेंबर तो, परंतु इस तरीके की धांधली ना हो चुनाव में, इसलिए 2003 से ये ओपन बैलेट सिस्टम शुरू कर दिया गया। यानी कि आपको अपने प्रतिनिधि को जो चुनाव में खड़ा हुआ है उसको ये दिखाना आवश्यक है कि ये देखिए हमने अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधि को वोट दिया है। अगर वो नहीं दिखाते तो उनका वोट निरस्त हो जाता है, वो मान्य नहीं रहता। इसलिए ये आवश्यक है ओपन बैलेट सिस्टम, इसी को कहा गया है कि जो आपकी पार्टी के सदस्य हैं, जो आपको वोट कर रहे हैं, वो अपने प्रतिनिधि को ये दिखाएंगे कि देखिए हमने अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को ही वोट दिया है। तो यहाँ से खरीद फरोख्त तब हो नहीं सकती बेसिकली। तो क्या होगा, खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। हाँ, और एक और फैक्चुअल क्वेश्चन कि जो निर्दलीय हैं, निर्दलीय पर ये रूल ना लागू नहीं होता, उनको दिखाना आवश्यक नहीं है कि देखिए हमने अपनी पार्टी के लोगों को क्यों वोट दिया है, क्योंकि वो निर्दलीय हैं, उनका कोई दल नहीं है। परंतु जिनका दल है, इतने बड़े बड़े ये दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारे दल हैं और भी, तो उनको ये दिखाना आवश्यक है कि देखिए हमने अपनी पार्टी के ही प्रतिनिधि को वोट दिया है। परंतु निर्दलियों का कोई दल नहीं होता, इसलिए उन पर ये बंदिश नहीं है, उनको दिखाना आवश्यक नहीं होता। तो बेसिकली कांग्रेस यहाँ पर निर्दलियों को से तीन सदस्य मिला के फिर एक सदस्य भेज सकती है। वो 3 सदस्यों का, 3 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन अगर कांग्रेस को प्राप्त हो जाता है तो वो आराम से एक सदस्य को भेज सकती है राज्यसभा में, याद रखिएगा। बेसिकली ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2003 से ओपन बैलेट सिस्टम शुरू किया गया, इससे पहले नहीं होता था ये सिस्टम। ये आपको पूरी समझ में आ गई प्रक्रिया? आई होप समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा देखिएगा और कोशिश करिएगा उसी फॉर्मूले से। पर आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप देखिएगा उसमें कितनी विधानसभा सीटें और डिवाइड बाय अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि भाई 12 सीटों पर होना है, 3 पर होना है, 4 पर होना है क्वेश्चन, या फिर यही जो संख्या मैंने ली है यही संख्या रखिएगा। और अपने आप वीडियो देखने के बाद 1 या 2 बार जब भी आपको समझ आ जाए तब आप रफली आप ट्राई भी करके देख लीजिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपके माइंड में ये चुनावी प्रक्रिया आराम से बैठ जाएगी। चलिए अब हम बात करना जाएंगे, ये HTV सिस्टम देखा था ना, बेसिकली यहाँ पर हमने HTV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किसे बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने राजस्थान के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ये बैलेट पेपर है। अब देखिए 3 सदस्यों को चुनना है और 3 ही सदस्य खड़े हैं तो आराम से चुन लेंगे। परंतु अगर 3 सदस्यों का चुनाव होना है और 3 की जगह 6 या 5 यानी कि 3 से ज़्यादा सदस्य खड़े हैं तो क्या होगा। मान लीजिए 5 सदस्य खड़े हैं, 3 सीटों पर चुनाव होना है और सदस्य कितने खड़े हैं, 5। ABCDE 5 सदस्य हैं, ABCDE। अब आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता देनी है। यानी कि हो सकता है सबसे पसंदीदा आपका जो C नंबर पे है वो हो, आपने अपनी प्राथमिकता लिख दी, प्रेफरेंस लिख दी फर्स्ट, और जो D नंबर पे है वो आपको उससे थोड़ा कम अच्छा लगा हो तो आपने अपनी प्राथमिकता लिख दी सेकंड। आप चाहते हो कि अगर ये नहीं जीते तो ये D जीत जाए। अब आपको
आपको बी पर जो है उसकी प्राथमिकता और थोड़ी कम लगी कि अगर सी और डी नहीं जीतते हैं तो ये बी वाला जीत जाए। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस देते हैं। सी को आपने फर्स्ट दे दी, डी को सेकंड दे दी, बी को थर्ड दे दी, ए को फोर्थ दे दी और ई को फिफ्थ दे दी। अब आप यहाँ ये याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर की यानी कि नंबर 1 की प्राथमिकता देना आवश्यक है, परंतु सभी को प्राथमिक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सभी में प्राथमिकता लिखें अपनी, परंतु नंबर 1 की प्राथमिकता लिखना बहुत आवश्यक है। बाकी सबके लिए लिखते हैं या नहीं ये आवश्यक नहीं है। अब प्रेफरेंस, अब आपसे पूछा जाए, आपको 5 क्रिकेटर के नाम दे दिए जाएं, सचिन तेंदुलकर दे दिए, महेंद्र सिंह धोनी दे दिए, सुरेश रैना, विराट कोहली दे दिए, रोहित शर्मा, ये 5 क्रिकेटर के आपको नाम दे दिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आप किससे मिलना पसंद करेंगे, तो आपका जो पसंदीदा होगा सबसे पहले सचिन जी हैं तो आप कहेंगे सचिन जी से। हाँ, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है, अब आपको पता चलता है कि नहीं सचिन जी तो नहीं मिल पाएंगे, टाइम नहीं है, और ये जो है, ये जो कह रहे हैं कि मिलवाएंगे वो अभी है, बाद में ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा कि हाँ हम जी आप 5 क्रिकेटरों से मिलवाएंगे, कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, नहीं ठीक है सचिन जी नहीं है, या आप मिलने ही गए हैं किसी क्रिकेटर से, सचिन जी नहीं है तो महेंद्र सिंह धोनी जी तो हैं, उनसे मिल लेंगे। सेकंड प्रेफरेंस आपने किसको दी कि महेंद्र सिंह धोनी जी से मिल लेंगे अगर सचिन जी नहीं है। अगर महेंद्र सिंह धोनी जी भी नहीं है तो आपने थर्ड प्रेफरेंस किसको दी, विराट कोहली को, कि हम विराट कोहली जी से मिल लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ प्रेफरेंस देते हैं कि ठीक है फर्स्ट नंबर अगर ये जीतता है ठीक है, अगर नहीं जीतते हैं तो आपने सेकंड प्रेफरेंस दे दी डी को और बी को थर्ड प्रेफरेंस दे दी। इस तरीके से आप यहाँ प्रेफरेंस देते हैं, याद रखिएगा आप ये बात। और फर्स्ट तौर पर प्रेफरेंस देना आवश्यक है, बाकी आप प्रेफरेंस लिखें, प्राथमिकता लिखें या नहीं वो आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर है, परंतु पहली प्राथमिकता लिखना आपको यहाँ पर आवश्यक है। अब देखिए आप, राज्यसभा के लिए विधानसभा सीटें कितनी है, 200, कितनी 200, और यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव होना है, 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो मैंने आपको बताया था ना 200, अब 200 विधानसभा सीटें हैं तो 200 डिवाइड बाय 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे, जब करेंगे पहले इसमें प्लस कर लेंगे, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, यानी कि 200 डिवाइड बाय 4, कितना डिवाइड बाय 4, और ये देखिए तो डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो उसके बाद कितना आएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, अगर 4 से हम 200 को भाग देते हैं तो कितना आएगा, 51 आएगा। अब 51 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहली ही प्राथमिकता में सी को 52 वोट मिल जाते हैं तो ये पहली ही प्राथमिकता में विजय घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि हाँ पहली प्राथमिकता के लिए जो चुना गया था सदस्य है, या पहली प्राथमिकता के द्वारा ही सदस्य चुन लिया गया है, उसने वो एरिया क्रॉस कर दिया है जितने पर उसकी जीत होनी थी, तो पहली प्राथमिकता पे ही जीत हो जाएगी। अब पहली प्राथमिकता के सदस्यों को उतने वोट नहीं मिले हैं कि वो जीत सके, तब क्या होगा, तब दूसरी जो दूसरी प्रेफरेंस है वो चेक करी जाएगी कि क्या ये जो दूसरी प्रेफरेंस वाला है वो जितने वोटों पर जीतना है वो ले रहा है, 52 वोट चाहिए ना जीतने के लिए, तो इस सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड वरीयता वाले वोटों को देखा जाएगा। अगर इसको 52 मिल जाते हैं तो ये जीत जाएगा, परंतु यहाँ पर ये होता है कि अगर आप सेकंड वरीयता वाले लोगों को देख रहे हैं कि सेकंड वरीयता किसको ज़्यादा मिली हुई है, तो जो सबसे कम, अब इसमें जो सेकंड राउंड हुआ है, यानी कि सेकंड वरीयता के लिए जो सेकंड राउंड हुआ है उसमें सबसे कम वोट किसको दिख रहे हैं आपको, यहाँ ई को, यानी कि जिसको भी सबसे कम वोट मिले होंगे सेकंड राउंड में उसको हटा दिया जाएगा। याद रखिएगा, सेकंड राउंड में जिसको भी कम वोट मिले हैं, फर्स्ट राउंड के बाद अगर फर्स्ट राउंड में कोई विजय नहीं हुआ तो सेकंड राउंड चेक करते होंगे, और उसमें जो सबसे कम वोट मिले होंगे जिसको, देखिए यहाँ पे ई को सबसे कम है,
ई की प्रेफरेंस 5th पे है, तो इसको जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे उसको हटा दिया जाएगा, और जो उसके वोट हैं वो बाकी सदस्यों में, यानी कि ABC, यानी कि जो जिसको चुनने के लिए अब बाकी जो सदस्य होंगे इनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। जितने भी सदस्यों को अब देखना है उनमें बांट दिया जाएंगे। सबसे कम सदस्य वाले जो वोट दे उसके वोटों को बाकी सदस्यों में बांट दिया जाएगा, जिनके लिए देखना है कि हाँ जिनकी प्रेफरेंस अभी चेक करनी है उनमें बांट दिया जाएगा। याद रखिएगा, उनमें बांट दिया जाएगा जिनकी प्रेफरेंस अभी चेक करनी है, देखनी है। या तो अगर सेकंड प्रेफरेंस को डी को मिल जाते हैं सेकंड राउंड में 52 वोट, तो ये जीत जाएगा। तो इसी तरीके से अगर नहीं मिलते हैं तो थर्ड प्रेफरेंस देखी जाएगी। थर्ड प्रेफरेंस में अब जिसको सबसे ज़्यादा कम वोट होंगे उसको हटा दिया जाएगा और उसके वोट आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिनको वरीयता जिनकी चेक की जा रही है या चेक की जानी है उनमें बांट दिया जाएगा दोनों में। तो ये आप समझ गए, ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक फाइनली तौर पर ये 3 सदस्य नहीं मिल जाते। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, मैंने 51 कहा, 52 कहा, परंतु यहाँ पे तो 100 है, यानी कि 51 100 है, 52 100 है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, एक से अधिक वोट अगर MLA या सदस्य खड़े हैं, बेसिकली एक से अधिक ही सदस्य खड़े होते हैं, तो ये देखिए प्रत्येक MLA की वोट की वैल्यू 100 होती है। कितनी होती है? 100 होती है। प्रत्येक MLA के वोट की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, 100 होती है। याद रखिएगा ये बात आप। तो यहाँ अब हमने देखा, हमने 4 से 200 को डिवाइड करा तो हमारे पास आया 51, तो 51 नंबर आया। तो अगर हम प्रत्येक MLA की वोट की वैल्यू 100 लगा के चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5100 हो जाएगा ना। अब हमारे पास 51 आया है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास भागफल कितना है? 51। हम उस भागफल में एक और जोड़ते हैं ना, तो हम अगर एक और जोड़ेंगे तो एक को नहीं जोड़ेंगे ना, 100 जोड़ेंगे। प्रत्येक वोट की वैल्यू तो 100 है, तो हमने क्या करा, 51 100 में हमने प्लस 100 करे तो कितने हो गए? 5200। यानी कि याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर 5200 लिखा हुआ था। यहाँ बेसिकली मैंने सिंगल नंबर से समझाया, एक से यहाँ पर आपको बता दिया है ये बात, और STV सिस्टम भी समझा दिया है। और याद रखिएगा प्रत्येक MLA की वोट की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे 1 की जगह 100 हो जाएगा, 34 की जगह 3400 हो जाएगा। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2003 से ओपन बैलेट सिस्टम शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था, 2003 से शुरू हुआ है। अब MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? MLA आप देखते हैं ना, यही तो वोट देते हैं राज्यसभा के लिए। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक भी बोलते हैं ना जिन्हें हम हिंदी में, इंग्लिश में MLAs बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये इसकी फुल फॉर्म है। अब MLC बेसिकली मैंने लिख दिया है। MLC कहाँ पर होते हैं? विधान परिषद में। MLA होते हैं विधानसभा में, विधानसभा के सदस्य होते हैं ना MLA, यही लोग राज्यसभा के लिए भाग करते हैं। विधान परिषद सभी में नहीं है, परंतु जिसमें होती है तो उसके सदस्यों को क्या बोला जाता है? MLC। क्या बोला जाता है? MLC। आपने अगर आपके राज्य में, आप देखिए आपके राज्य में विधान परिषद है, अगर विधान परिषद है तो आपने सुना ज़रूर होगा कि MLC के चुनाव हो रहे हैं। MLC की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MP बेसिकली जो सांसद चुने जाते हैं, ये जो होते हैं राज्यसभा, इनको बोलते हैं MPs। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रत्येक MLA की वोट की वैल्यू 100 होती है। आई थिंक कि मैं राज्यसभा की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको समझाने में आपको कामयाब हुई होंगी, आशा करती हूँ। ये बेसिकली अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा 1 बार 2 बार देखिए इसको, और उसके बाद ये आप अपने आप चाहिए रफली आप चेक करके देखिए, डिवाइड करके +1 करके और 100 वैल्यू रख के और ये प्रेफरेंस देके आप सब रफली अपने आप करके देख लीजिए, तो आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी ये प्रक्रिया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।